हाय स्टूडेंट्स, एडविज लर्निंग की आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए व्याकरण का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। ठीक है। इसके पहले हमने शब्दभेद की शुरुआत की थी और शब्दभेद में हम लोगों ने विकारी तथा अविकारी ऐसे दो विभागों में उन्हें बांटा था, वर्गीकरण किया था। और जो विकारी शब्द है अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रियापद, ये हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं अविकारी शब्द अर्थात जिसे हम कहते हैं व्याकरण की भाषा में अव्यय। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों। अव्यय देखिए, अव्यय जिसे हम अविकारी शब्द भी कह सकते हैं। ठीक है, अव्यय। अब दोस्तों सवाल ये उठता है, अव्यय अर्थात क्या है? अव्यय होता क्या है? अव्यय किसे कहा जाएगा? ठीक है ना। तो देख लेते हैं सबसे पहले अव्यय का मतलब क्या है, किसे कहा जाएगा अव्यय। तो मैं आपको बता दूं कि अव्यय शब्द की जो निर्मित है वह व्यय शब्द से हुई है। व्यय, ठीक है। अब व्यय को वैसे देखा जाए तो व्यय का अर्थ होता है खर्च करना। व्यय का मतलब है खर्च, ठीक है। परंतु यहां पर हम इसे आसानी से समझने के लिए हम इसका अर्थ लिखेंगे परिवर्तन। यहां पर हमने व्यय का अर्थ लिया है परिवर्तन, ठीक है। परंतु हम यहां पर व्यय देखने वाले नहीं हैं, हम समझने जा रहे हैं अव्यय। तो यदि मैं यहां पर अ जोड़ देता हूं तो यह हो जाएगा अव्यय, और यहां पर भी अगर मैं अ जोड़ता हूं तो यह हो जाएगा अपरिवर्तन। तात्पर्य यह, अव्यय का मतलब हम सरल भाषा में समझने का प्रयास करें तो अव्यय का मतलब है अपरिवर्तन, अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का बदलाव या परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे शब्द को हम अव्यय कहते हैं। ठीक है। अब अव्यय की यदि हम परिभाषा देखें तो अव्यय की परिभाषा कैसे हो सकती है कि वाक्य का ऐसा शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के बदलने पर भी उस शब्द में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं होता, वाक्य के ऐसे शब्द को कहा जाता है अव्यय। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा आपको, अव्यय अर्थात क्या है। तो वाक्य का ऐसा शब्द जो वाक्य में लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष आदि के बदलने पर भी जिस शब्द में कोई भी बदलाव नहीं होता है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, उसी को हम कहेंगे अव्यय। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अच्छा, थोड़ा सा हम इसे प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा और आपने मान लिया, ऐसा तो नहीं होगा। तो चलिए मैं एक वाक्य यहां पर लिखता हूं। देखिए, अव्यय को और आसानी से समझने के लिए मैंने यहां पर लिख दिया है, समझ लीजिए। छोटा सा वाक्य लिखता हूं मैं, जैसे कि लड़का बाहर खेलता है।
एक छोटा सा वाक्य मैंने यहां पर लिख दिया है, लड़का बाहर खेलता है ना। तो इसमें मैं वचन बदल कर देखता हूं, क्या फर्क पड़ता है वाक्य में। देखो तो लड़का है तो मैं यहां पर लड़की लिखूंगा। लिंग बदल कर देखता हूं सबसे पहले, तो हो गया है लड़की बाहर खेलती है। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या किया है, पहला वाक्य लिखा है लड़का बाहर खेलता है, उसके बाद मैंने लिंग बदला है, तो वाक्य हुआ है लड़की बाहर खेलती है। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, लड़का शब्द है इसका वचन बदल देता हूं। वचन बदलने से क्या होगा दोस्तों, हो जाएगा लड़के बाहर खेलते हैं। ठीक है, इस तरह का बदलाव हमने यहां पर देखा है। अब जो है लड़की है तो मैं इसका भी वचन बदल देता हूं, तो वाक्य कैसा होगा, लड़कियां। अब मैं यहां पर लिखता हूं लड़कियां। ठीक है, लड़कियां बाहर। अब मैं काल भी बदल देता हूं, वर्तमान काल का वाक्य है, उसे किसी दूसरे काल में मैं परिवर्तन करता हूं। जैसे लड़कियां बाहर खेली थी, काल भी बदल दिया मैंने। ठीक है दोस्तों, तो जिस तरह अव्यय की परिभाषा है कि लिंग वचन काल पुरुष आदि के अनुसार वाक्य का कोई ऐसा शब्द जो बिल्कुल अपने स्थान पर स्थिर रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उसी को कहते हैं हम अव्यय। तो ये कुछ चार वाक्य आपकी आंखों के सामने है। तो लड़का बाहर खेलता है, लड़की बाहर खेलती है, लड़के बाहर खेलते हैं, लड़कियां बाहर खेली थी। हमने काल बदला है, वचन बदला है, लिंग बदला है। इसके अनुसार यदि हम देखें तो लड़का, लड़की, लड़के, लड़कियां, ये सारे शब्द बदले हैं, बराबर ना। खेलता, खेलती, खेलते, खेली, ये भी बदले हैं। और यहां पर है और थी, इनमें भी परिवर्तन हुआ है, अर्थात ये अव्यय नहीं है। जिसमें परिवर्तन होता है वे अव्यय नहीं। ठीक है ना। पर जिस शब्द में कतई कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं आया है, उसी को हम व्याकरण की भाषा में कहेंगे अव्यय। और यहां पर यदि हम देखें तो बाहर शब्द ऐसा है जिसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं देखने को मिलता है, इसलिए उसे हम कहते हैं अव्यय। ठीक है बच्चों, समझ में आया। यहां पर मैंने आप लोगों को सिर्फ समझाया है कि अव्यय का मतलब क्या है, अव्यय किसे कहा जाता है। इसी को हम अव्यय कहेंगे या फिर कहेंगे अविकारी शब्द, जो कदापि नहीं बदलता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब हम देखने जा रहे हैं अव्यय के भेद, अव्यय के प्रकार। चलिए, अव्यय के प्रकार इस प्रकार है। सबसे पहले देखेंगे हम क्रिया विशेषण अव्यय। पहला भेद कौन सा है, पहला भेद क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय। बच्चों, यदि आप गौर से इस शब्द को देखें, ध्यान से देखेंगे, तो आपको यह पता चलेगा कि यह जो शब्द बना है दो शब्दों के योग से बना है। किस प्रकार, जैसे क्रिया प्लस विशेषण बराबर है, और यह हुआ है क्रिया विशेषण। क्रिया प्लस विशेषण इज इक्वल क्रिया विशेषण, है ना।
इस तरह से क्रिया विशेषण। ठीक है दोस्तों, तो क्रिया विशेषण अव्यय समझने के लिए भाई ये जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि क्रिया किसे कहा जाता है और विशेषण होता क्या है। और इसलिए इसके पहले के लेक्चर में हमने आपको क्रिया और विशेषण क्या है यह समझा दिया है। क्रिया किसे कहा जाता है अर्थात वर्ब, एक्शन वर्ड, है ना। और विशेषण संज्ञा तथा सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी या विशेष जानकारी देने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, हमने देखा है। परंतु यहां पर हमें विशेषण संज्ञा और सर्वनाम का नहीं देखना है दोस्तों, यहां विशेषण हमें देखना है क्रियापद का, क्रिया का विशेषण। ठीक है, तो जैसे हमने अलग अलग प्रकार देखे विशेषण के, संज्ञा और सर्वनाम के बारे में, परंतु यहां पर क्रिया की यदि विशेषता की बात होती है तो वो 4 प्रकार में आती है। क्रिया की विशेषता कितने प्रकार में? 4 प्रकार में। मैं यहां पर ब्रैकेट में कब, कहां, कैसे और कितनी, ये 4 शब्द लिख देता हूं। इससे आपको क्रिया विशेषण अव्यय समझने में आसानी होगी। कब, कहां, कैसे और कितनी, माने क्रिया की विशेषता इन 4 प्रकार में आती है। ठीक है ना। कब से आपको पता चलेगा क्रिया का समय, क्रिया किस समय हो रही है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या पता चलेगा? समय का बोध होगा। कब से, बराबर है दोस्तों। अच्छा, कहां शब्द से आपको स्थान का पता चलेगा, स्थान, बराबर है। कैसे, कैसे से आपको क्रिया की रीति, क्रिया की पद्धति, क्रिया के होने का तरीका पता चलेगा, माने रीति। और कितनी से आपको क्रिया का परिमाण पता चलेगा। कितने से आपको क्या पता चलेगा? परिमाण का। तो परिमाण में यह कतई नहीं सोचना कि क्रिया किलोग्राम में, मीटर में, सेंटीमीटर में, लीटर में, ऐसे नहीं। परिमाण का मतलब केवल इतना ही, बहुत, कम, थोड़ा, अल्प, हल्का, ज्यादा, ऐसे। ठीक है ना। तो देखिए यहां पर मैंने लिखा है क्रिया विशेषण अव्यय इन 4 प्रकारों में पूछी जाती है। एक तो क्रिया कहां हो रही है, कब हो रही है, किस प्रकार से हो रही है और कितनी हो रही है। यही 4 प्रकार है क्रिया की विशेषता को प्रकट करने के। जैसे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता की अगर बात करें तो हम अनगिनत हो जाएंगे, है ना। किसी व्यक्ति की अगर मैं बात करूं तो अच्छा है, बुरा है, गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, चतुर है, चालाक है, नालायक है, मूर्ख है, कितनी सारी विशेषता हो जाएगी। बहुत सारे, अगर गिनने बैठो तो बहुत सारी विशेषता आ जाएगी संज्ञा और सर्वनाम की। परंतु हमें क्रिया की विशेषता जो है इन 4 प्रकार में केवल प्रकट होती है। क्रिया कब हो रही है, मतलब काल का पता चलेगा, समय का पता चलेगा। कहां हो रही है, मतलब क्रिया का स्थान, कहां पर हो रही है। कैसे हो रही है, मतलब रीति, उसकी होने की पद्धति, उसके होने का तरीका पता चलेगा। और परिमाण मतलब कितनी हो रही है, कितनी मात्रा में हो रही है, तो उसके परिमाण का भी हमें यहां पर बोध होगा। उदाहरण के लिए मैं कुछ वाक्य यहां पर लिखूंगा तो सारी चीजें जो है आपके सामने एकदम से स्पष्ट हो जाएगी, समझ में आ जाएगा। देखिए उदाहरण, जैसे मैं यहां पर वाक्य लिखता हूं, पहला वाक्य मैं लिखता हूं कि गाड़ी धीरे धीरे आ रही है। ठीक है,
दूसरा वाक्य है मैंने उसे बहुत समझाया। दूसरा वाक्य। तीसरा वाक्य राम आज गांव चला गया। चला गया। राम आज गांव चला गया। ठीक है। चौथा वाक्य है वह स्कूल नहीं गया। बस इतना ही। नहीं गया। चलिए, दो चार एक छोटे छोटे वाक्य मैंने यहां पर रखे हैं। क्रिया प्लस विशेषण। इतना हमें ध्यान में रखना है कि इन वाक्यों में क्रिया होगी और उसकी विशेषता भी होगी। यदि इस एंगल से हम क्रिया विशेषण समझने का प्रयास करो, कौन सा एंगल से? क्रिया और विशेषण। ये चीजें रहने दो, कब, कहां, कैसे, कितनी, ये मैं बाद में बताता हूं। पहले इस एंगल से समझने का प्रयास कीजिए। क्या है? क्रिया भी है और विशेषण भी है। तो इस वाक्य में क्रिया होगी और उस क्रिया की विशेषता बताने वाला अव्यय या फिर शब्द कहलाएगा क्रिया विशेषण अव्यय। तो पहला वाक्य यदि हम देखें कि गाड़ी धीरे धीरे आ रही है, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है यहां पर? यह देखने का कि इस वाक्य में क्रिया कहां पर है या कौन सी है। गाड़ी धीरे धीरे आ रही है, तो दोस्तों यहां पर क्रिया है आने की। कौन सी क्रिया है? आने की। गाड़ी धीरे धीरे आ रही है, तो क्रिया आने की है। बट उस आने की क्रिया की विशेषता क्या है, या आने के बारे में ज्यादा जानकारी क्या मिल रही है? तो ज्यादा जानकारी यह है कि वो धीरे धीरे आ रही है। यह अधिक जानकारी मिली है हमें। किसके बारे में? क्रियापद के बारे में। क्रियापद के संबंध में हमें ज्यादा जानकारी देता है यह शब्द, अर्थात यह अव्यय है। और वह इसलिए क्रिया विशेषण अव्यय है कि उसके आगे क्रिया है आने की, और यह उसके बारे में हमें विशेष जानकारी दे रहा है या क्रिया की विशेषता को प्रकट कर रहा है। इसीलिए वह अव्यय हुआ क्रिया विशेषण अव्यय। धीरे धीरे क्रिया विशेषण अव्यय। बराबर। दूसरा वाक्य यदि हम देखें तो लिखा है मैंने उसे बहुत समझाया। अब इसमें क्रिया कौन सी है? वर्ब क्या है? मैंने उसे बहुत समझाया, समझाने की क्रिया है दोस्तों। कौन सी है क्रिया? समझाने की। और उसके बारे में या फिर उस समझाने की क्रिया के संबंध में कौन सा ऐसा शब्द है जो ज्यादा जानकारी देता है? तो वो है बहुत। कितना समझाया है? बहुत समझाया है। तो इसलिए बहुत शब्द जो है वह अव्यय है, और वह इसलिए क्रिया विशेषण अव्यय कहलाएगा क्योंकि आगे जो आई हुई क्रिया है समझाने की, उस क्रिया के संबंध में यह विशेषता प्रकट करता है, इसलिए क्रिया विशेषण अव्यय है। क्लियर? तीसरा वाक्य यदि हम देखें तो राम आज गांव चला गया। जाने की क्रिया है। क्रिया कौन सी है? चले जाने की। बराबर है। और उस चले जाने के बारे में हमें ज्यादा जानकारी क्या मिल रही है? एक तो वह गांव गया है। बराबर है।
गांव गया है, जाने की क्रिया, कहां गया है? गांव गया है। तो उस जाने के बारे में जानकारी हमें ज्यादा क्या मिल रही है? कि गांव गया है। अच्छा, और यह भी ज्यादा जानकारी है उस जाने के बारे में कि आज गया है। जाने की क्रिया, आज गया, गांव गया, यह उस क्रिया के संबंध में अधिक जानकारी हमें प्राप्त होती है। समझ गए आप लोग? इसीलिए आज भी और गांव भी दोनों भी अव्यय है, और ये दोनों भी क्रिया विशेषण अव्यय है। समझ गए आप लोग? तो क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? कि क्रिया के पहले आकर उस क्रिया के बारे में हमें अधिक जानकारी देता है, विशेष जानकारी देता है, इसलिए हम उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। समझ गए बच्चों? अब देखो, आखिरी वाक्य है यहां पर चौथा, वह स्कूल नहीं गया। यहां पर भी जाने की क्रिया है, गया मीन्स जाना, यही क्रिया है। पर उस क्रिया के बारे में ज्यादा जानकारी क्या है? क्रिया है जाने की, पर कहां? स्कूल। तो स्कूल जो है यह हुआ अव्यय। क्यों है यह अव्यय? कि जाने की क्रिया के बारे में हमें ज्यादा जानकारी मिल रही है कि स्कूल नहीं गया। क्रिया तो केवल जाने की है, न जाने की है। तो कहां नहीं गया है? तो स्कूल नहीं गया है। बराबर? इसलिए स्कूल भी है क्रिया विशेषण अव्यय। समझ में आया? इस तरह से आप क्रिया विशेषण अव्यय समझ सकते हैं, क्रिया की विशेषता बताने वाला। और 4 प्रकार में ही विशेषता बताएगा, मैंने आपको पहले ही कह दिया था। देखो यहां पर अगर इस एंगल से, वो तो चीज हो गई, आप समझ गए होंगे। यदि किसी को नहीं समझ में आया है तो ये बहुत आसान तरीका है, क्योंकि क्रिया विशेषण कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में आते हैं। क्रिया विशेषण के भी उपभेद हैं। एक है कालवाचक या फिर समय सूचक या फिर स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। तो इस एंगल से भी यदि हम देखें तो आपको क्या करना होगा? यदि क्रिया विशेषण अव्यय आपको पहचानना है तो यहां पर मैंने लिखा है कब, कहां, कैसे और कितनी। ये 4 शब्दों को आपको ध्यान में रखना होगा क्रिया विशेषण अव्यय को समझने के लिए। ठीक है दोस्तों? अब इन 4 शब्दों का प्रयोग कर हम किस तरह से क्रिया विशेषण अव्यय समझ सकते हैं, तो जरा देखिए। तो आप एक काम करेंगे, ये जो वाक्य मैंने यहां पर दिए हैं, इन वाक्य की क्रियाओं को इन शब्दों से जरा सवाल पूछकर देखिए। तो जैसे कि वाक्य है वहां पर, गाड़ी धीरे धीरे आ रही है, बराबर है? तो आप एक काम करेंगे, आप सीधे क्रियापद को सवाल पूछेंगे, माने गाड़ी कब आ रही है, कब आ रही है। तो अगर यह प्रश्न है तो क्या इस वाक्य में जवाब मिला है उसका? हमें नहीं मिला है। अच्छा, गाड़ी कहां आ रही है, यदि ऐसा प्रश्न बनाया तो जवाब मिलेगा इस वाक्य में? हमें नहीं मिलेगा। गाड़ी कब आ रही है, जवाब नहीं मिलता है। गाड़ी कहां आ रही है, यहां पर भी हमें जवाब नहीं मिला। चलो कैसे से हम पूछकर देखेंगे। तो हमने पूछ लिया है कि गाड़ी कैसे आ रही है, तो आपको जवाब मिल जाएगा, और वो जवाब होगा धीरे धीरे आ रही है। समझ में आया? गाड़ी कैसे आ रही है, तो जवाब मिला है कि वो धीरे धीरे आ रही है, तो जवाब मिल गया है। जवाब क्या मिला? धीरे धीरे। इसलिए धीरे धीरे है क्रिया विशेषण अव्यय, परंतु कौन सा है? रीतिवाचक। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है? परीक्षा में आप सिर्फ क्रिया विशेषण अव्यय लिखेंगे तो भी चल जाएगा, आवश्यकता नहीं है रीतिवाचक क्रिया विशेषण लिखने की। ठीक है? अच्छा, दूसरा वाक्य है, मैंने उसे बहुत समझाया।
तो फिर से हम सवाल पूछकर देखते हैं। मैंने उसे कब समझाया? उत्तर नहीं मिल रहा है। मैंने उसे कहां समझाया? तो भी जवाब नहीं मिलता है। मैंने उसे कैसे समझाया? तो भी जवाब नहीं मिलता है। परंतु मैं पूछता हूं कि मैंने उसे कितना समझाया, तो जवाब मिलेगा बहुत समझाया। तो हमें जवाब मिल चुका है और यह है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। बहुत परिमाणवाचक है। और मैंने पहले ही कहा आपको कि परिमाण में बहुत, ज्यादा, खूब, अल्प, थोड़ा, जरा सा, हल्का, इस प्रकार के ही शब्द होंगे, इस प्रकार के ही अव्यय आएंगे। जैसे मैं पूछता हूं आपको, आप बहुत बोलते हो या कम बोलते हो? क्रिया कौन सी है? बोलने की। और कितना बोलते हो? कम बोलते हो। तो कम क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है। तीसरा वाक्य है, राम आज गांव चला गया। राम कब गांव चला गया या फिर कब चला गया? तो आज चला गया। तो कालवाचक क्रिया विशेषण है आज। राम कहां चला गया? तो गांव चला गया, इसलिए स्थानवाचक क्रिया विशेषण है गांव। स्थान का पता चला है ना, गांव मतलब स्थान। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण और आज कालवाचक क्रिया विशेषण। समझ गए? ठीक है। और फिर आखिरी वाक्य है, वह स्कूल नहीं गया। वह कब नहीं गया? वह कहां नहीं गया? तो वह कहां नहीं गया, इसका जवाब हमें मिलेगा वह स्कूल नहीं गया। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। समझ गए बच्चों? तो इस प्रकार यह क्रिया विशेषण अव्यय है। धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, बहुत परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, आज कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, गांव स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और स्कूल स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। समझ गए आप लोग? अच्छा, एक वाक्य फिर से आप लोगों के लिए देखिए तो जरा। देखो, मैं यहां पर लिखता हूं, बच्चों वाक्य है, अब यहां थोड़ा धीरे बोलो। कहीं हम ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं कि जहां पर जोर से बोलना, बातें करना, शोर करना ठीक नहीं है। जैसे कि अस्पताल चले गए, वहां पर हम बोलते, छोटे बच्चे अगर हमारे साथ होते, यहां थोड़ा धीरे बोलो, ऐसे। तो वही वाक्य मैंने लिया है, अब यहां थोड़ा धीरे बोलो। अब यदि यह क्रिया विशेषण अव्यय है, यदि इसमें कोई क्रिया विशेषण अव्यय ऐसा शब्द आया है, तो हमें सबसे पहले पहचानना होगा कि इस वाक्य में क्या कोई क्रिया आई है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कोई क्रिया है, तो जरूर है, और वह क्रिया है बोलो, अर्थात बोलने की क्रिया है ना? बोलने की क्रिया है। अब इसमें कोई क्रिया विशेषण अव्यय है क्या? तो हम ढूंढने का प्रयास करते हैं। वही हमारे पास ये जो चार शब्द है, कब, कहां, कैसे, कितनी, है ना? तो देख लेते हैं दोस्तों। बोलने की क्रिया है, सवाल पूछते हैं हम। सबसे पहले कब, सीधा क्रियापद को सवाल करेंगे कब से। तो कब बोलना है, माने अब बोलना है, बराबर है। तो कब से क्या मिला है हमें? काल, माने कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, बराबर है। कहां बोलना है? तो यहां बोलना है, तो हमें मिला है स्थान। काल फिर स्थान, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। कैसे बोलना है? तो यहां पर धीरे बोलना है, तो यहां पर हमें मिला है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, बराबर है। और
कितना बोलना है तो थोड़ा बोलना है, तो इसलिए हमें यहां पर मिला है परिमाणवाचक। परिमाण। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये चारों भी, अब यहां थोड़ा और धीरे, ये चारों भी क्रिया विशेषण अव्यय है। अब है कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, यहां है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, थोड़ा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, और धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। समझ गए बच्चों? तो उम्मीद करता हूं कि क्रिया विशेषण अव्यय आप भली भांति समझ गए होंगे। क्रिया की विशेषता बताने वाला अव्यय कहलाता है क्रिया विशेषण अव्यय। 4 प्रकार में विशेषता आती है: स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम आगे। अगला भेद, तो अव्यय है ना, अव्यय का दूसरा भेद देखने जा रहे हैं, उसे कहते हैं हम संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय। दोस्तों, जिस तरह से मैंने आपको क्रिया विशेषण अव्यय में एक ट्रिक बताई थी, कब, कहां, कैसे, कितनी, इन 4 शब्दों को आपको ध्यान में रखना है, वैसे ही संबंध सूचक अव्यय में भी आप एक काम करेंगे, के, की, रे और री, इन अक्षरों को ध्यान में रखेंगे। वैसे तो काकी के रारी रे है, परंतु काकी के का प्रयोग बहुत ही रेयरली कम होता है, न के बराबर, और वैसे रा का भी प्रयोग न के बराबर होता है। ज्यादातर के, की, रे और री का ही प्रयोग होता है। अब संबंध सूचक अव्यय कहते किसे है? संबंध सूचक अव्यय मतलब वाक्य में आए हुए संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से या संज्ञा से जोड़ने का काम या बताने का काम जो शब्द करता है, अर्थात जो अव्यय करता है, उस अव्यय को हम कहेंगे संबंध सूचक अव्यय। इस प्रकार की परिभाषा है उसकी। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूं कि वाक्य में आए हुए संज्ञा तथा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा शब्दों से बताने का काम जो शब्द या जो अव्यय करता है, उसी को कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। ठीक है, तो ये 4 अक्षर है के, की, रे और री, इन्हें आपको ध्यान में रखना है। देख लेते हैं, उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, मैंने लिखा है एक वाक्य, बंगले के पीछे छोटी सी झोपड़ी थी। ठीक है, दूसरा, वह हमारे साथ खेलेगा। ठीक है, तीसरा वाक्य है, राम घर की ओर गया है। ठीक है, चौथा, मोहन तुम्हारी तरफ
देखने लगा। अब ये छोटे छोटे 4 वाक्य हमने यहां पर लिए हैं। देखो, जैसे मैंने कहा था आप लोगों को कि संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से, जैसे कि संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ने का जो काम करेगा वह अव्यय कहलाएगा संबंध सूचक अव्यय। जैसे यहां पर बंगला शब्द आया है और ये बंगला संज्ञा है और दूसरी संज्ञा है इस वाक्य में झोपड़ी। तो बंगले के पीछे झोपड़ी है, तो पीछे जो शब्द है ना वह संबंध बताता है कि झोपड़ी कहां है, बंगले के पीछे है। ठीक है। दूसरा है वह हमारे साथ खेलने लगा। हम, तो हमसे हुआ है हमारे, है ना। तो मूलतः यह जो सर्वनाम है वह हमसे हुआ है हमारे साथ खेलेगा। तो वाक्य का दूसरा शब्द क्या है, खेलने की क्रिया। और हमारे साथ, तो यह है साथ। राम घर की ओर, घर संज्ञा है और। मोहन तुम्हारी तरफ, तो तरफ। बच्चों, जैसे मैंने आपको कहा था, एक ट्रिक यहां पर ध्यान में रखनी है आपको, और वो ये है कि जिस तरह से मैंने के, की, रे और री ये अक्षर लिख कर दिए हैं, अब यहां पर पीछे अव्यय है, साथ अव्यय है, और अव्यय है, तरफ अव्यय है। लेकिन इसके पहले यदि आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहां पर के आया है, रे आया है, की आया है और री आया है। माने संबंध सूचक अव्यय के पहले जरूर आपको के, की, रे और री ये अक्षर मिलेंगे। संज्ञा के साथ अगर है तो के की आएगा, संज्ञा यदि है तो, और यदि सर्वनाम है तो रेरी आएगा। और इसी तरह से आप संबंध सूचक अव्यय को आसानी से पहचान सकते हैं कि जिसके पहले के, की, रे और री। संज्ञा है तो के की होगा और सर्वनाम है तो रेरी जुड़ जाएगा। और इसमें अव्यय कौन कौन से होते हैं, सामने, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, साथ, पास, खातिर, अलावा, लिए। इस प्रकार के अव्यय संबंध सूचक अव्यय कहलाते हैं। घर के सामने, के ऊपर, के नीचे, के अलावा, के खातिर, की तरफ, के लिए, के कारण, इस प्रकार के अव्यय जो है संबंध सूचक अव्यय कहलाते हैं। ठीक है। तो संबंध सूचक अव्यय समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं हम आगे। तीसरा जो प्रकार है और वो है समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। समुच्चय बोधक अव्यय तीसरा प्रकार है। स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, समुच्चय बोधक। नहीं तो क्या होगा कि आप पहचानेंगे, समझ में आएगा, परंतु लिखने में यदि दिक्कत करते हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। समुच्चय बोधक अव्यय तीसरा प्रकार है। अब जैसे कि मैंने आपको क्रिया विशेषण अव्यय में कब, कहां, कैसे, कितनी, ये 4 शब्द आपको एक ट्रिक के तौर पर लिख कर दिए हैं, वैसे संबंध सूचक में भी के, की, रेरी के बाद आने वाला अव्यय संबंध सूचक अव्यय कहलाएगा। तो के, की, रेरी अक्षर मैंने लिख कर दिया है संबंध सूचक में। यहां पर भी एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा और वो ये है, 2 शब्द या फिर वाक्यों को जोड़ने वाला, बस इतना ही ध्यान में रखो, जोड़ने वाला। मतलब ये जो अव्यय होगा वो 2 शब्दों या फिर 2 वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा, उसे कहेंगे हम समुच्चय बोधक अव्यय। आप अंग्रेजी में कंजंक्शन वर्ड कहते हो। ठीक है। तो वाक्य देख लीजिए। जैसे मैंने उसे बहुत समझाया,
परंतु वह न माना। ठीक है। दूसरा वाक्य, राम और लक्ष्मण वन गए। ठीक है। तीसरा वाक्य है, वह स्कूल नहीं गया क्योंकि उसे तेज बुखार है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, और इसमें यदि हम देखेंगे, यहां पर अव्यय है परंतु और क्योंकि, यह है अव्यय। कैसे पहचानेंगे इसे कि यह समुच्चय बोधक अव्यय है? क्योंकि यदि आप गौर से देखेंगे, पहला वाक्य है मैंने उसे बहुत समझाया, दूसरा वाक्य है वह न माना। दो वाक्य अलग अलग है, स्वतंत्र है, परंतु दो वाक्यों को यदि एक साथ जोड़ने का अगर काम किसी ने किया है तो वो है परंतु इस अव्यय ने। और इसीलिए परंतु यह अव्यय हुआ समुच्चय बोधक अव्यय। क्यों? क्योंकि वह दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। दूसरा वाक्य देखेंगे, राम और लक्ष्मण वन गए। तो यहां पर राम लक्ष्मण दो शब्द हैं और दोनों शब्दों को एक साथ जोड़ने का काम किया है और इस अव्यय ने। समझ गए आप लोग? तो इसीलिए यह अव्यय कहलाएगा समुच्चय बोधक अव्यय, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि दो शब्द या फिर दो वाक्यों को जोड़ने वाला अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा। ठीक है। तीसरा है, वह स्कूल नहीं गया क्योंकि उसे तेज बुखार है। तो पहला वाक्य है वह स्कूल नहीं गया, दूसरा वाक्य है उसे तेज बुखार है ना। और दोनों को जोड़ने का जो काम है वह किया है क्योंकि इस अव्यय ने। समझ गए? या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं, उसे तेज बुखार है इसलिए वह स्कूल नहीं गया। तो इसलिए यह हो जाएगा समुच्चय बोधक अव्यय। समझ गए दोस्तों? परंतु, और, क्योंकि, इसलिए, क्यों, बल्कि, अथवा, या, ताकि, किंतु, परंतु, इस प्रकार के जो अव्यय हैं वे समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएंगे। राम ने खाना खाया और वह पलंग पर सो गया, और यह है समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है। या भी अव्यय है। या, आप चाय लेंगे या कॉफी, तो चाय कॉफी दोनों को जोड़ने का काम किया है या इस अव्यय ने। समझ गए दोस्तों? की भी अव्यय होता है, की समुच्चय बोधक अव्यय है ये। की, पिताजी ने कहा है कि पढ़ाई पर ध्यान दो। पहला वाक्य है पिताजी ने कहा है, दूसरा वाक्य है पढ़ाई पर ध्यान दो, लेकिन जोड़ने का काम किया है की। समझ गए? तो भी अव्यय होता है। कुछ मैं ऐसी चीजें आपको बता रहा हूं, मतलब जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो शब्द भी अव्यय है। यदि बरसात अच्छी हुई तो फसल भी अच्छी होगी। पहला वाक्य है यदि बरसात अच्छी हुई, दूसरा वाक्य है फसल भी अच्छी होगी, और दोनों को जोड़ने का काम किया है तो इस अव्यय ने। समझ गए दोस्तों? तो यह है समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा प्रकार। और बढ़ते हैं आगे चौथे प्रकार की तरफ। तो देखिए, वो है चौथा प्रकार, अर्थात विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय।
ठीक है। जिस तरह से मैंने ट्रिक दी है आपको क्रिया विशेषण के लिए कब कहां कैसे कितनी, संबंध सूचक के लिए केकी रेरी, और समुच्चय बोधक के लिए मैंने बताया है दो शब्द अथवा दो वाक्यों को जोड़ने वाला अव्यय। ठीक है, तो यहां पर भी मैं एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहूंगा और वो ये है उद्गारवाचक चिन्ह, या फिर इसे एक्सक्लेमेटरी मार्क, विस्मय सूचक चिन्ह कहा जाता है। यह ध्यान में रखिएगा, जैसे हमारे मन में उठने वाले जो भाव है, जैसे प्रेम, हर्ष, शोक, तिरस्कार, नफरत, हर्ष, है ना, खुशी, इस प्रकार के भावों को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे एक वाक्य यहां पर मैं लेता हूं, बरसात हो रही है, एक छोटा सा वाक्य है, बरसात हो रही है, यह वाक्य है। देखो, यदि किसी को खुशी होती है, अच्छा लगता है, बारिश को देखना पसंद आता है, तो वह अपने हिसाब से कहेगा, क्या कहेगा? वाह, बरसात हो रही है। बराबर है? या फिर ऐसा हो सकता है किसी को अपने दोस्त के जन्मदिन पर जाना था और बारिश ने व्यत्यय लाया है तो जा नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ, तो वह यह कह सकता है, अरे रे, मैंने उसे अच्छा नहीं लगा, दुख हुआ है, अरे रे बरसात हो रही है। ठीक है ना? आप में से किसी को यह हो सकता है कि बारिश में भीगना, कपड़े गंदा करना, कीचड़, ये वो सब अच्छा नहीं लगता है, तो वो घृणा करता है, तो वो ये कह सकता है, छी, बरसात हो रही है। ठीक है दोस्तों, बात एक ही है, क्रिया एक ही है बरसात के होने की। वहां कहने से बारिश बहुत तेज तर्रार नहीं हो रही है, अरे रे कहने से धीमी नहीं हुई है, या छी कहने से थमी नहीं है। क्रिया पर कोई असर नहीं होता है, सिर्फ बोलने वाले या लिखने वाले के मन के भाव पता चलते हैं, वो कहलाते हैं विस्मय आदि बोधक अव्यय, और इनके साथ अवश्य ही विस्मय सूचक चिन्ह जुड़ा हुआ होता है। इसलिए छी, अरे रे, वाह, ये जो अव्यय है विस्मय आदि बोधक अव्यय कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, तो क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, और अंत में विस्मय आदि बोधक अव्यय, अव्यय के चारों प्रकार हमने देख लिए हैं। तो ये टॉपिक यहां पर मैं समाप्त करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगले लेक्चर में हम एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद।